आप सभी को नमस्कार। चलिए शुरू करते हैं। आज इकोनॉमी के सेकंड चैप्टर प्लानिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी डिस्कस करने जा रहे हैं और इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे 48 बीपीएससी से लेकर 69 बीपीएससी तक। ठीक है, और एक एक क्वेश्चन के साथ हम इसके चैप्टर की समरी डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि आगे कोई भी क्वेश्चन पूछे हमारा वो क्वेश्चन छूटे ना। ठीक है, चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, आप इसे पॉज करके खुद से सॉल्व कीजिए। इसमें पूछा गया है कि प्लानिंग कमीशन को कब सेटअप किया गया था। ऑप्शन ए 1950, ऑप्शन बी 1947, ऑप्शन सी 1948, ऑप्शन डी 1951। तो इसका आंसर है 1950। ठीक है, थोड़ा सा प्लानिंग कमीशन के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। तो प्लानिंग कमीशन 1950 में इस्टेब्लिश हुआ था और ये क्वासी पॉलिटिकल बॉडी थी, ना तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी थी, ना तो ये स्टैच्यूटरी बॉडी थी, और इसको बनाया गया था पार्लियामेंट एक्ट के द्वारा। ठीक है, इसका मेन काम क्या था? 5 ईयर प्लान को फॉर्मुलेट करना। ठीक है, ये किसके द्वारा मतलब इस्टेब्लिश किया गया था? तो पहले प्राइम मिनिस्टर हमारे जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा इसको इस्टेब्लिश किया गया था। फर्स्ट 5 ईयर प्लान कब आया था? 1951 में, जो कि 5 साल के लिए था, 1956 तक। ठीक है, उसके बाद 2014 में इसको नीति आयोग के द्वारा रिप्लेस कर दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नीति आयोग से ही पूछ दिया गया है। इसमें पूछा गया नीति आयोग का एग्जिस्टेंस कब हुआ था। ठीक है, पहला है ऑप्शन है 1 जनवरी 2014, दूसरा है ऑप्शन बी 1 जून 2014, ऑप्शन सी 1 जनवरी 2015, ऑप्शन डी 1 जून 2015, ऑप्शन ई नॉन ऑफ द एबव, मोर देन वन ऑफ द एबव। ठीक है, तो मैं बोलूँगा ना, जैसे कि आप एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं तो थोड़ा अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड को भी यूज़ कीजिए। जैसे आप सोचिए कि मोदी गवर्नमेंट कब फॉर्म हुई थी पहली बार? मई 2014 में, वो भी मई के एंड में फॉर्म हुई थी। ठीक है, तो थोड़ा सा आप सोचिए, जैसे कि आप एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं, आपको वो क्वेश्चन नहीं आ रहा, तो थोड़ा सा आप गेस वर्क भी मतलब अपना यूज़ कीजिए। जैसे यहाँ पे सोचिए मई एंड में फॉर्म हुई गवर्नमेंट, तो ऑप्शन ए तो पहले ही हमारा एलिमिनेट हो गया। ऑप्शन बी जो है ये भी एलिमिनेट। मान लीजिए कि अगर मई एंड में कोई गवर्नमेंट फॉर्म होती है तो तुरंत किसी बॉडी को थोड़ी लेके आ जाएगी गवर्नमेंट। ठीक है, तो ये दो तो ऑप्शन हमारे एलिमिनेट हो गए, हमारे पास 2 ऑप्शन बचे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे सही होने के चांसेस 50% है, 50% गलत होने के चांसेस। अगर हम मान लीजिए ऐसे 2 क्वेश्चन अगर करते हैं तो 2 में से 1 गलत होता है, 1 सही होता है, तो हमें अगर नेगेटिव मार्क्स हटाना भी है तो आप देखेंगे 0.66 मार्क्स आपको मिल जाते हैं। ठीक है, आपके 66% मार्क्स मिलने के चांस बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाता है हमारा? 1 जनवरी 2015। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि अभी आप प्रैक्टिस करेंगे ना तो ये एग्ज़ाम में भी आप कर पाएंगे। थोड़ा सा अब नीति आयोग के बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, नीति आयोग कब इस्टेब्लिश हुआ था? 1 जनवरी 2015, और ये प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया जो 1950 से लेकर 2014 तक फंक्शनिंग थी। और ना बहुत सारे ऐसे भी क्वेश्चन बन सकते हैं कि नीति आयोग को क्या रीज़न था रिप्लेस करने के लिए। ठीक है, तो इसको भी हम पढ़ लेते हैं। नीति आयोग का रिप्लेस करने का सबसे बड़ा रीज़न दिया जाता है कि नीति आयोग आउटडेटेड हो गई थी, जो कि इकोनॉमी जो है रैपिडली लिबरलाइजेशन और डाइवर्सिफाई होते जा रहा है, तो इसलिए अब नई बॉडी की डिमांड थी। ये एक रीज़न दिया जाता है। उसके बाद नीति आयोग का जो है वो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के ऊपर इसको बनाया गया है। जैसे आप देखेंगे प्लानिंग कमीशन बहुत ज़्यादा पावरफुल था और स्टेट उस ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहा था इकोनॉमिक प्लानिंग। उसके बाद प्लानिंग कमीशन जो थी वो काफ़ी पावरफुल थी। वो तो एक तो इकोनॉमिक प्लानिंग भी करती थी, उसके बाद पैसे भी वही सैंक्शन करती थी। लेकिन नीति आयोग क्या है? ये थिंक टैंक है, ये सिर्फ और सिर्फ प्लानिंग की काम करती है और पैसे का काम पार्लियामेंट देखती है। अब मतलब कोई बॉडी ऐसा नहीं देखती है। और इसके बाद नीति आयोग जो है ये एक स्टेट को प्लेटफॉर्म भी देती है कि आप आइए प्लानिंग डिस्कस कीजिए और प्लान को फॉर्मुलेट कीजिए। ठीक है, तो इसलिए सबसे बड़ा रीज़न यही था नीति आयोग को लाने के पीछे और प्लानिंग कमीशन को हटाने के पीछे। ठीक है, कभी क्वेश्चन ऐसा पूछ दे और ऐसा पूछेगा भी, ये भी ध्यान में रखिए बीपीएससी में भी। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते चलते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं यहाँ पे, इसे पॉज करके आप खुद से सॉल्व करें इस क्वेश्चन को। सबसे पहले ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया नीति आयोग का फुल फॉर्म। खैर ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसके अंदर जो हम डिस्कस करेंगे वो इंपॉर्टेंट है। तो इसका आंसर है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ऑप्शन बी। ठीक है, आगे चलते हैं। अब नीति आयोग का फंक्शन क्या क्या है? सबसे पहले पॉलिसी फॉर्मुलेशन और इनोवेशन का काम करती है। ठीक है, बहुत सारे पॉलिसी को फॉर्मुलेट करती है। उसके बाद अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, स्टेट के साथ मिलकर ये इकोनॉमिक प्लानिंग भी करती है। उसके बाद मॉनिटरिंग और इवैल्यूएशन की भी काम करती है। ठीक है, बहुत सारे इंडिसेस
निकालती है, आपने देखा होगा नीति आयोग ने, उसमें ये ट्रैक करती है, ठीक है, कि कौन से वेरियस गवर्नमेंट की जो स्कीम चल रही है, प्लान चल रही है, वो कितना काम कर रही है, कितना काम नहीं कर रही है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट भी करती है, जो यूएन का प्लान है SDG गोल जो है उसको प्रमोट भी करती है स्टेट के थ्रू, ठीक है, कि आप इस एरिया में कितना काम कर रहे हैं, इस एरिया में कितना काम कर रहे हैं, उसके ऊपर भी ये उसके ऊपर भी ये इंडेक्सेस निकालती है, जिससे कॉम्पिटिटिवनेस बढ़े, ठीक है। उसके बाद इसका 5वां पॉइंट है इनकरेजिंग कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म। ये पहले ही हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है कि बहुत सारे इंडेक्सेस निकालती है, जैसे हेल्थ इंडेक्स हो गया, स्कूल एजुकेशन इंडेक्स हो गया। उससे क्या होगा ना, कंपटीशन का एक भावना जनरेट होगी सारे स्टेट में। जैसे मान लो कि कोई 10th रैंक पे है, कोई फर्स्ट रैंक पे है, तो इन दोनों में एक दूसरे में तो जलन होगी ना 10th वाले को, कि भाई मैं क्यों नहीं ऊपर जा रहा हूँ, 10th वाले जो रैंक 1 पे है वो मेरे से अलग क्या कर रहा है। तो थोड़ा सा कॉम्पिटिटिवनेस आएगी ही आएगी, ठीक है। कंपटीशन इसलिए होता ही है कि आप जलन के भाव से पढ़े, चाहे जैसे भी पढ़े, मजबूरी में पढ़े आप, जैसे कि आप इंडेक्स में नीचे छूट रहे हैं, तो आपसे तो कोई क्वेश्चन कर सकता है ना कि आप इस इंडेक्स में इतना पीछे क्यों छूट गए, आप इंडेक्स में इतना आगे कैसे पहुंच गए। तो ये एक कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म को बढ़ावा देती है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग CEO ऑफ नीति आयोग। ये जब क्वेश्चन पूछा गया था 2018 में, तो उस समय CEO थे अमिताभ कांत, लेकिन अभी चेंज हो गया है। तो सबसे पहले हम थोड़ा नीति आयोग के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ लेते हैं। और आज के डेट में मैं ये बोल रहा हूँ आप लोग को 16/11/2024, ठीक है, 16 नवंबर 2024 का जो प्रेजेंट डेटा है वो मैं आप लोग के सामने रख रहा हूँ। इसके चेयरमैन ऑटोमेटिक प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं वो चेयरमैन बनते हैं। वाइस चेयरमैन कौन होता है, ये प्राइम मिनिस्टर के द्वारा अपॉइंट होता है। इस बात को याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछता भी है कि वाइस चेयरमैन को अपॉइंटमेंट कौन करता है, तो हमारे प्राइम मिनिस्टर करते हैं। अभी कौन है प्रेजेंट में, सुमन बेरी, याद रखिएगा सुमन बेरी अभी प्रेजेंट के हैं, बाद में ये चेंज हो सकता है, ठीक है। आप इसे अपडेट करते रहिएगा, ठीक है। इसके गवर्निंग काउंसिल में कौन कौन से मेंबर अभी हैं, तो सारे चीफ मिनिस्टर्स और जितने यूटीज़ है, जैसे कि दिल्ली हो गया, उसके बाद दमन एंड दीहू हो गया, तो उन यूटीज़ के ना, मतलब जो भी लेफ्टिनेंट गवर्नर होंगे वो भी ऑटोमेटिक गवर्निंग काउंसिल के मेंबर बन जाएंगे इसके, ठीक है। इसके फुल टाइम मेंबर अभी कौन कौन है, ठीक है। इसके फुल टाइम मेंबर अभी VK सारस्वत, फॉर्मर DRDO के चीफ रह चुके हैं। उसके बाद रमेश चंद, ये एग्रीकल्चर एक्सपर्ट हैं। उसके बाद VK पॉल, ये पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट हैं। उसके बाद अरविंद बिरमानी, इकोनॉमिस्ट हैं। ये अभी फुल टाइम मेंबर हैं इसके प्रेजेंट में। उसके बाद इसमें कुछ पार्ट टाइम मेंबर भी होते हैं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं, अभी एक्स ऑफिशियो मेंबर कौन कौन है। इसमें कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं मेनली, और ये कौन हो ये किसके द्वारा अपॉइंट होते हैं, ये भी प्राइम मिनिस्टर के द्वारा अपॉइंट होते हैं। तो कौन कौन है अभी मेंबर, अमित शाह, राजनाथ सिंह, निर्मला सीतारमन और शिवराज सिंह चौहान, ठीक है। इसके CEO कौन है अभी प्रेजेंट में, BRV सुब्रमण्यम, ये याद रखिएगा, अभी BRV सुब्रमण्यम इसके CEO हैं, और ये भी अपॉइंट होते हैं प्राइम मिनिस्टर। इसके जितने भी मेंबर अपॉइंट होते हैं, आप ये हमेशा दिमाग में रखिएगा, प्राइम मिनिस्टर के ही द्वारा अपॉइंट होते हैं। और ये डेटा आपको मैं पहले ही बता रहा हूँ, 16 नवंबर 2024 की है, ये आप अपडेट रखिएगा। अगर आप बाद में भी देख रहे हैं तो इसको अपडेट कर लीजिएगा, ठीक है। इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इन सारे के ऊपर। नेक्स्ट चलते हैं, इस क्वेश्चन में पूछा गया है हेल्थ इंडेक्स 2019 के बारे में कि बिहार का स्कोर कितना था। ये काफ़ी पुराना क्वेश्चन है, ये यूज़फुल नहीं है। मैं ये इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ कि आप इंडेक्सेस कुछ आप अपने हिसाब से उसको तैयार कर लीजिएगा करेंट अफेयर में से, ठीक है। तो इसका आंसर है 32.11 स्कोर रहा है बिहार का 2019 में हेल्थ इंडेक्स में। अब आपके कौन कौन से इंडेक्सेस मेन इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले वो जानिए। आप जो भी करेंट अफेयर पढ़ रहे हैं उन करेंट अफेयर में इन सब इंडेक्सेस को देख लीजिएगा कि उसमें बिहार का रैंक क्या है, ओवरऑल स्कोरिंग कैसे होती है, उसका मतलब उसका कैसे प्रिपेयर किया जाता है वो इंडेक्सेस, ठीक है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्सेस है, ठीक है। उसके बाद इंडिया इनोवेशन इंडेक्स हो गया, ये नहीं पूछेगा खैर, ठीक है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल इंडेक्स हो गया, ठीक है। उसके बाद SDG
जो हम लोगों ने पहले ही डिस्कस किया था, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। ये काफ़ी बार मतलब बहुत सारे स्टेट पीएससी में पूछा गया है, इवन यूपीएससी में भी एक बार पूछा गया है, ठीक है। तो ये इंडेक्सेस देख लीजिएगा। उसके बाद स्टेट हेल्थ इंडेक्स देख लीजिएगा, ठीक है। वैसे सारे देख लीजिएगा जो भी करेंट में अभी चल रहे हैं, तो उन सबको देख लीजिएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, ये रोलिंग प्लान के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। ये क्या है कि जनता गवर्नमेंट जब 1978 में फॉर्म हुई थी, तो उन्होंने 5 ईयर प्लान को रोलिंग प्लान से चेंज किया था सॉरी। तो उसी के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसमें 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं और हमें बताना है कौन कौन से स्टेटमेंट सही है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट, अ प्लान फॉर करेंट ईयर विच इंक्लूड द एनुअल बजट, अ प्लान फॉर फिक्स्ड नंबर ऑफ ईयर सेज 3, 4 and 5, ठीक है। इट इज़ रिवाइज एवरी ईयर एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ इकोनॉमी। ऑप्शन 4, प्रस्पेक्टिव प्लान फॉर 10, 15, 20 ईयर्स, ठीक है। ये चारों के चारों ऑप्शन सही है। रोलिंग प्लान जो था इसीलिए लाया गया था कि इसके एक तो करेंट ईयर का प्लान बनना चाहिए जो एनुअल बजट के साथ हो, ठीक है। तो ये ऑप्शन हमारा सही होगा। उसके बाद एक प्लान हमारा फिक्स्ड ईयर की होनी चाहिए, जैसे 3 ईयर, 5 ईयर, 4 ईयर का, ठीक है। कोई भी एक नंबर ऑफ ईयर्स के लेके, ये भी सही है। उसके बाद हमारा जो रिक्वायरमेंट होगा, जैसे कि मान लीजिए अभी गेहूं का प्रोडक्शन इस साल बहुत हो गया, चावल की प्रोडक्शन की कमी है, ठीक है। तो हम अगले साल क्या करेंगे, प्लान थोड़ा हम चावल पे फोकस करेंगे। इस टाइप से इस मतलब रोलिंग प्लान में डिस्कस किया गया था कि रोलिंग प्लान को ऐसा बनाया जाए कि जो करेंट सिनेरियो, जो करेंट रिक्वायरमेंट है, उस पर ज़्यादा फोकस किया जाए। तो ये भी ऑप्शन हमारा सही है। उसके बाद इसमें ये भी बोला गया था कि एक लंबा प्लान हम लेंगे किसी सेक्टर में, जैसे मान लीजिए एनर्जी सेक्टर हो गया, ठीक है। जैसे अभी देखेंगे ग्रीन एनर्जी का बहुत चल रहा है, तो ग्रीन एनर्जी बहुत लंबे टाइम का मतलब एक प्लान है। तो ऐसे कुछ कुछ प्लान्स जो होते हैं वो लंबे टाइम के लिए होते हैं, तो उसमें भी मतलब 10 साल, 15 साल, 20 साल का एक प्लान होना चाहिए अलग अलग सेक्टर वाइज, ठीक है। तो ये भी हमारा इसके पार्ट थे। अब थोड़ा सा रोलिंग प्लान के ऊपर जान लेते हैं। तो ये इसका कॉन्सेप्ट किसके द्वारा दिया गया था, गुरनाल मिडाल के ऊपर दिया गया था। ये अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि इसमें 3 तरह के स्टेप्स थे। पहला फर्स्ट ईयर, ठीक है, जो एनुअल बजट के साथ। सेकंड वही 3, 4, 5 ईयर का प्लान, ठीक है। उसके बाद थर्ड इसमें क्या था, वही 10, 15, 20 ईयर्स का प्लान, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं, ये भी रोलिंग प्लान के ऊपर ही पूछा गया है, काफ़ी पुराना क्वेश्चन है। इसको लाया किसने, तो हम लोगों ने पहले ही डिस्कस कर लिया कि जनता गवर्नमेंट के द्वारा ये लाया गया था, ठीक है। अब हम ना थोड़ा सा इकोनॉमिक प्लानिंग के ऊपर बात कर लें। जैसे कि बहुत सारी इकोनॉमिक प्लानिंग हुई थी बिफोर इंडिपेंडेंस, समझे। तो उनके ऊपर भी बहुत सारे पीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया है। इवन बीपीएससी के 48 से भी पहले क्वेश्चन पूछा गया। तो रोलिंग प्लान तो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया कि गुरनाल मिडाल के ऊपर इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया है। अब हम बात करते हैं गांधीयन प्लान। आपने बहुत सारे एमसीक्यूज देखे होंगे, गांधीयन प्लान के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। ये किसके द्वारा प्रपोज किया गया था, ये श्रीमन नारायण अग्रवाल, एसएन नारायण अग्रवाल के द्वारा 1944 में। और ये जो है ना, ये गांधीयन प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है। इनका ये कहना था कि हमें सेल्फ सफिशिएंट पे इम्फेसाइज करना है, डिसेंट्रलाइजेशन पे इम्फेसाइज करना है, कम्युनिटी डेवलपमेंट पे, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं बॉम्बे प्लान। तो बॉम्बे प्लान जो है ना, कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट थे, उन्होंने ये प्लान बनाया था। और ये 1944 में ही ये प्लान डिस्कस किया गया था। किसके किसके द्वारा, पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास, ये एक इंडस्ट्रियलिस्ट थे। उसके बाद JRD टाटा थे और 6 अदर इंडस्ट्रियलिस्ट थे। उन्होंने ये प्लान को बनाया था। और ये प्लान मिक्स्ड इकोनॉमी के ऊपर ही बेस्ड था, ठीक है। जो हमारा कंट्री अभी इकोनॉमिक प्लान फॉलो भी करती है, मिक्स्ड इकोनॉमी, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं पीपुल्स प्लान। तो पीपुल्स प्लान को किसने प्रपोज किया था, ये एमन राय, जो लेफ्ट के लीडर थे, मतलब CPI के लीडर थे 1945 में। और ये 10 ईयर प्लान्स थे पीपुल्स प्लान, ठीक है। और इनका क्या था ना, ये इकोनॉमिक इक्वालिटी, सोशल जस्टिस, पब्लिक कंट्रोल ऑफ रिसोर्सेज के ऊपर बात करते थे कि सारा पब्लिक का कंट्रोल में रहे, मतलब गवर्नमेंट की कंट्रोल में रहे सारे रिसोर्सेज। और इकोनॉमिक इक्वालिटी पे ध्यान दे, गरीबी को कैसे कम करे, पॉवर्टी को, इन सब के ऊपर इनका प्लान था, ठीक है। ये मेनली सोशलिस्ट इकोनॉमी के ऊपर बात करते थे, ठीक है। आगे चलते हैं, सूर्योदय प्लान।
सूर्योदय प्लान भी आपने बहुत बार देखा होगा, ये जयप्रकाश नारायण के द्वारा प्रपोज किया गया था 1950s में। ठीक है, ये दो आदमी के ऊपर ज़्यादा बेस्ड है, एक महात्मा गांधी के प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है और दूसरा विनोबा भावे के प्रिंसिपल के, जिन्होंने भूमिदान के मूवमेंट स्टार्ट किया था विनोबा भावे ने। ठीक है, इनका भी सेम वही था, डिसेंट्रलाइजेशन, सेल्फ सफिशिएंट और इक्विटेबल सोसाइटी के ऊपर ये बात करते थे। ठीक है, सारे हम लोगों ने प्लान डिस्कस कर लिए इंपॉर्टेंट, ये सब क्वेश्चन आते हैं पीसीएस में, आप उठा के देख लीजिए कहीं से भी। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं कुछ 5 ईयर प्लान के ऊपर बात कर लेते हैं, क्वेश्चन जो पूछे गए हैं उनके ऊपर भी डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, आप इसे पॉज करके खुद से सॉल्व कीजिए। इसमें पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग वेयर गोल ऑफ 5 ईयर प्लान। पहला है ग्रोथ, दूसरा है मॉडर्नाइजेशन, तीसरा है सेल्फ रिलायंस, चौथा है लिटरेचर। आप टेक्निकली सोचेंगे इसका इजीली आंसर दे पाएंगे। सबसे पहले इकोनॉमिक ग्रोथ, 5 ईयर प्लान का ये मेन मुद्दा ही था कि इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे आए। उसके बाद मॉडर्नाइजेशन, जैसे टेक्नोलॉजी कैसे मॉडर्न टेक्नोलॉजी को कैसे हम अपनाएं या डेवलप करें, ये भी था। उसके बाद सेल्फ रिलायंस की भी बात की गई है। आप देखेंगे जब सेकेंड 5 ईयर प्लान देखेंगे तब से ही सेल्फ रिलायंस की बात की गई थी। उसके बाद लिटरेचर की कभी बात नहीं, अगर ये लिटरेसी की होती ना, जैसे एजुकेशन की होती, तो ये होता 5 ईयर प्लान का, तो लिटरेचर था ही नहीं। ठीक है, तो ये ऑप्शन हमारा ऐसे ही एलिमिनेट हो गया। अब यहाँ पे देखें 4 कहाँ पे है, तो 3 ऑप्शन में, तो इसका आंसर हो गया नॉन ऑफ द एबव। ठीक है, तो इसमें वही है, आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग 5 ईयर प्लान फोकस्ड ऑन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। अभी हम लोगों ने लिटरेचर पे बात किया है और उसी पे ये क्वेश्चन पूछ दिया गया है 68 बीपीएससी में। ये भी 68 का ही था ना, हाँ ये भी 68 बीपीएससी में ही पूछा गया, देखिए। ठीक है, इसमें ऑप्शन में दिया गया ऑप्शन ए फर्स्ट, ऑप्शन बी थर्ड, ऑप्शन सी फिफ्थ, ऑप्शन डी नॉन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर है नॉन ऑफ द अबव। 8 5 ईयर प्लान में ह्यूमन डेवलपमेंट रिसोर्सेज पे फोकस किया गया था। आइए डिस्कस कर लेते हैं। 8 5 ईयर प्लान कब स्टार्ट हुआ था? 92 से लेके 97 में, और इसमें सबसे पहले एडुकेशन पे, हेल्थ पे, सोशल वेलफेयर पे बात किया गया था। ठीक है, कि हमारी लिटरेसी बढ़े, पॉवर्टी कम हो और प्रोवाइडिंग बेटर हेल्थ केयर सिस्टम मतलब इंडिया को दिया जाए। ठीक है, और ये चीज़ें ना तो 8 5 ईयर प्लान से पहले डिस्कस किया गया था, तो हमारा 3 ऑप्शन ऐसे एलिमिनेट हो गए, फर्स्ट, थर्ड और 5th ईयर प्लान। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं 12th 5 ईयर प्लान। इसमें पूछा गया है कि 12th 5 ईयर प्लान जो था उसमें एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर में कितना टारगेट रखा गया था ग्रोथ रेट का। ठीक है, तो इसका आंसर है 4%। खैर ये क्वेश्चन अब नहीं पूछेगा, 4% था इन्होंने टारगेट किया था कि हमारे एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर में 4% टारगेट रहेगा। थोड़ा सा हम 12 5 ईयर प्लान के ऊपर बात कर लें, तो 12 5 ईयर के प्लान का सबसे पहले स्लोगन की बात करें। स्लोगन बहुत सारे क्वेश्चन में पूछे भी जाते हैं, तो 12 5 ईयर प्लान का फास्टर, मोर सस्टेनेबल एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ, ये स्लोगन था। और आप ना कंफ्यूज मत होना, जैसे आप देखेंगे 10, 11 और 12 इन तीनों 5 ईयर प्लान में आप देखेंगे इंक्लूसिव ग्रोथ इंक्लूड था। ठीक है, लेकिन इसमें थोड़े थोड़े चेंजेस थे। जैसे आप 12 5 ईयर प्लान में देख रहे हैं फास्टर, मोर सस्टेनेबल, मोर इंक्लूसिव ग्रोथ, ये बात याद रखिएगा। अभी देखिएगा 11th 5 ईयर प्लान पूछेगा, उसमें क्या उसमें भी पूछा गया है ये स्लोगन। ठीक है, उसके बाद की एरियाज़ कौन कौन से थे एग्रीकल्चर सेक्टर में, तो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, इनहेंसिंग प्रोडक्टिविटी थ्रू टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, इरिगेशन एंड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट, ये आप पढ़ लीजिएगा। हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आप मेरे टेलीग्राम चैनल लोकपाल IAS ज्वाइन कर लीजिएगा और यहाँ से आपको सारे PDF फाइल मिलते रहेंगे। ठीक है, इस वीडियो के लिंक में भी रहेगा। नेक्स्ट आ जाते हैं द ऑब्जेक्टिव ऑफ 11th 5 ईयर प्लान। देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्टिव पूछा है, रिमूवल ऑफ पॉवर्टी, इंक्लूसिव ग्रोथ, ग्रोथ विथ सोशल जस्टिस, डेवलपमेंट ऑफ माइनॉरिटीज़। तो अभी हम लोगों ने बात किया कि इंक्लूसिव ग्रोथ 10th 5 ईयर प्लान से ही आ रहा है, तो इसका आंसर है इंक्लूसिव ग्रोथ। ठीक है, अब थोड़ा 11th 5 ईयर प्लान को डिस्कस कर लेते हैं। तो 11th 5 ईयर प्लान का स्लोगन क्या था? फास्टर एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ। 10th 5 ईयर प्लान का शायद इंक्लूसिव ग्रोथ ही था थीम। ठीक है,
11th में था फास्टर एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ, 12th में हो गया फास्टर एंड मोर सस्टेनेबल एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ था, ठीक है। उसके बाद इसके की गोल्स क्या क्या थे 11th 5 ईयर प्लान के? रिडक्शन ऑफ पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी, जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, इम्प्रूवमेंट इन एजुकेशन एंड हेल्थ सर्विस, empowerment ऑफ वुमेन एंड सोशल डिसएडवांटेजेस ग्रुप, ठीक है। ये सब 11th 5 ईयर प्लान के गोल थे, ठीक है। तो बस यही ये लास्ट क्वेश्चन है प्लान हॉलीडे के ऊपर। आप इसे पॉज करके खुद से सॉल्व करें। द प्लान हॉलीडे रेफर टू द पीरियड ऑफ 1965 to 68, 1966 to 69, 1967 to 70, 1978 to 80। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी 1966 to 69। आप इतना याद रखिएगा, इंडो पाक, ठीक है, इंडो पाक वॉर हुआ था, सॉरी पार्क लिखा है यहाँ पे मैंने, इंडो पाक वॉर हुआ था 1965 में, और इसके बाद ही ये प्लान हॉलीडे प्लान किया गया था। इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न क्या था? एक तो ये वॉर था, उसके बाद ना 2 साल 65 और 66 में सूखा पड़ गया था, जिसके कारण एग्रीकल्चर प्रोडक्ट बहुत कम हुए थे, एग्रीकल्चर मतलब काफ़ी कम हुआ था, तो फूड की कमी आ गई थी, तो जिसके कारण इन्फ्लेशन काफ़ी इंक्रीज़ हो गया था। इन्फ्लेशन इंक्रीज होने के बाद हमारा फॉरेन एक्सचेंज जो था वो काफ़ी कम हो गया था। तो इन सब के कारण, ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है, ये सब तीनों पॉइंट थे, फॉरेन एक्सचेंज, उसके बाद सूखा पड़ गया था 66 और 65 में, और उसके बाद फॉरेन एक्सचेंज हमारे कम हो गए थे, ठीक है। ये तीनों रीजन के कारण प्लान हॉलीडे लाना पड़ा, और ये 3 साल चला, 66 से लेके 69 तक। फिर हम 70 के बाद से 5 ईयर प्लान को इम्प्लीमेंट कर पाए थे, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए ये तीनों रीज़न दिया गया है। तो ये लास्ट क्वेश्चन थे, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और यही बोलूँगा, आप पहला चैप्टर भी देख लीजिए वहाँ से भी, और कंप्लीट कीजिए जल्दी जल्दी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।